हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में मैं अकाउंटिंग को कवर करने वाली हूँ करण चौधरी की बुक से। और अब तक मैंने करण चौधरी की बुक से काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर दिया है। लेबर लॉ मैंने डाल दिया है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स आए हैं उसके एक अलग वीडियो मैंने डाला हुआ है, उन दोनों को आप ज़रूर से देखिएगा। और आज ही मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन डाला है, आपने आज की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको भी जा करके देखिए। इन सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सके। और ये जो बुक है जिससे मैं कंप्लीट कर रही हूँ करण चौधरी की, ये बिल्कुल मानक किताब मानी जाती है। ये 4th एडिशन है 2020-21 का। सारी चीज़ें, सारे डेटाज आपको अपडेटेड इससे मिलने वाली हैं। अगर आपके पास अभी तक करण चौधरी की बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप देखिए लास्ट तक। ज़रूरत पड़ेगी तो 1 से 2 बार और इसको रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप इसको पीडीएफ की तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए हम जानते हैं लेखांकन के बारे में। और अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2017 में जो भी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस अकाउंटिंग से बने थे। तो ये अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इस टाइम भी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझिए, सुनिए, वीडियो की तरह देखिए, ऑडियो की तरह सुनिए, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करिए। अकाउंटिंग क्या है? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिसका यूज व्यवसाय से संबंधित वित्तीय एवं अन्य सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं को प्रदान करने हेतु किया जाता है। लेखांकन का आशय व्यवसायिक लेन देनों को सुनियोजित ढंग से नियमानुसार इस तरह से लिखने से है जिससे कि व्यवसाय की स्थिति का किसी भी समय संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सके। लेखांकन का सर्वाधिक प्रामाणिक परिभाषा अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA की शब्दावली समिति के अनुसार है। क्या है परिभाषा अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की? कि लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को, जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से और मुद्रा में अभिलेख करने, वर्गीकरण तथा सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है लेखांकन। ये परिभाषा किसकी है? AICPA की परिभाषा है। अब आगे हम जानेंगे लेखांकन की विशेषताएं। कला और विज्ञान में लेखांकन की क्या विशेषता है? लेखांकन कला और विज्ञान दोनों ही है। कला के रूप में ये वित्तीय परिणाम जानने में सहायक है। इसमें अभिलिखित तथा वर्गीकृत लेन देनों का सारांश तैयार किया जाता है, उन्हें विश्लेषित किया जाता है और उनका निर्वाचन यानी व्याख्या किया जाता है। वित्तीय व्यवहारों का विश्लेषण एवं निर्वाचन लेखांकन की कला है, जिसके लिए विशेष ज्ञान, योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होती है। विज्ञान के रूप में ये एक व्यवस्थित ज्ञान की शाखा है। इसमें लेन देनों एवं घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण के निश्चित नियम हैं। इन नियमों के आधार पर ही लेखों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से अभिलेखन किया जाता है। वित्तीय प्रकृति में लेखांकन की क्या विशेषता है? फाइनेंशियल कैरेक्टर में लेखांकन की केवल मुद्रा में मापन योग्य वित्तीय प्रकृति की घटनाओं और व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। ऐसे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के नहीं होते हैं उनका पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। जैसे संस्था में प्रबंधकों और कर्मचारियों में अच्छे संबंध व्यवसायिक परिणामों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका लेखा नहीं किया जाता है क्योंकि ये संबंध वित्तीय प्रकृति के नहीं है। लेखाकरण प्रक्रिया यानी अकाउंटिंग प्रोसेस। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत लेखांकन संबंधी कार्यों को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत अकाउंटिंग संबंधी जो काम होते हैं उनको 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण लेन देनों का लेखा करना यानी रिकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस, यानी लेखांकन व्यवसायिक यानी वित्तीय लेन देनों को लिखने की कला है, जिसमें एक विशेष विधि के अनुसार लेन देनों को लिखा जाता है। व्यवसायिक लेन देनों को संबंधित प्रमाणकों यानी वाउचर्स के आधार पर सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में लिखा जाता है, जिसे कि जर्नल कहते हैं।
वर्गीकरण एवं खाता बही में खतौनी यानी क्लासिफिकेशन एंड लेजर पोस्टिंग। प्रारंभिक लेखों को पुस्तकों की सहायता में विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं यानी संपत्तियों तथा आय व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों को छांटकर एक स्थान पर एक शीर्षक के अंतर्गत लिख दिया जाता है, जिसे खाता कहा जाता है। इस कार्य को क्लासिफिकेशन और एक संस्थान पर लिखने को पोस्टिंग यानी खतौनी कहा जाता है, और पुस्तक को खाता बही यानी लेजर कहा जाता है। खाता बही को व्यापारी की प्रमुख लेखा पुस्तक यानी प्रिंसिपल बुक माना जाता है। खाता बही को व्यापार की प्रिंसिपल बुक माना जाता है। तीसरा चरण है सारांश या अंतिम खाते बनाना यानी समराइजिंग और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। खाता बही में खोले गए खातों का शेष ज्ञात किया जाता है। खाता बही में खोले गए जो खाता है उसका शेष ज्ञात किया जाता है, और खाता बही की शुद्धता ज्ञात करने के लिए तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तलपट की सहायता से व्यापार एवं लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा चिट्ठी यानी बैलेंस शीट तैयार की जाती है, जिन्हें अंतिम खाते कहे जाते हैं। व्यापार और लाभ हानि खाते से व्यवसाय के आर्थिक परिणाम एवं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात होती है। और चौथा चरण है परिणामों की व्याख्या करना, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षों को वांछित सूचनाएं प्रदान करना है। ये सूचना अंतिम खातों में दिए गए समंकों के आधार पर प्रदान की जाती है। इन परिणामों एवं व्याख्या करने हेतु अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस और रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सेवा कार्य, अगली विशेषता है सेवा कार्य अकाउंटिंग का यानी सर्विस एक्टिविटी। लेखांकन सिद्धांत बोर्ड यानी एपीबी की परिभाषा के अनुसार लेखांकन एक सेवा कार्य है। इसका उद्देश्य व्यवसायिक क्रियाओं के संबंध में परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध करना है। तो जो उपरोक्त विवेचन है उससे ये स्पष्ट होता है कि लेखांकन का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक हो गया है कि ये संगठनों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लेखांकन के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का उद्देश्य है व्यवस्थित अभिलेखा यानी टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन को पुस्तक में क्रमबद्ध ढंग से लिखना व उचित हिसाब रखना लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। लेखांकन के अभाव में मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है उस पर जो दबाव पड़ेगा वो सहन कर पाना कठिन हो जाएगा। तभी तो ये कहा गया है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अगला उद्देश्य है व्यवसायिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना यानी टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। लेखांकन व्यवसायिक संपत्तियों की अनुचित एवं अवांछनीय उपयोग से सुरक्षा करता है। लेखांकन प्रबंध को निम्न सूचनाएं प्रदान करके संपत्तियों के अनुचित एवं अवांछनीय उपयोग पर नियंत्रण करता है। तो लेखांकन प्रबंध को क्या सूचनाएं प्रदान करता है? कौन सी सूचनाएं प्रदान करके संपत्तियों के अनुचित एवं अवांछनीय उपयोग पर नियंत्रण करता है? तो वो सूचना है व्यवसाय में स्वामियों द्वारा विनियोजित राशि, व्यवसाय की अन्य व्यक्तियों को देनदारी, व्यवसाय की अन्य व्यक्तियों से लेनदारी, और व्यवसाय के पास स्थायी संपत्तियां यानी फिक्स्ड एसेट, हस्तगत रोकड़ यानी कैश इन हैंड, बैंक शेष तथा कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल के स्टॉक की जानकारी। इतनी सूचनाएं रखनी चाहिए। तो ये जो सूचना है वो व्यवसाय के स्वामी को ये जानने में सहायक होती है कि व्यवसाय के कोष अनावश्यक रूप से निष्क्रिय यानी पक्षम तो नहीं पड़े हैं। अगला उद्देश्य है शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण करना यानी डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। लेखांकन अवधि के अंत में व्यवसाय संचालन के परिणाम यानी शुद्ध लाभ या हानि प्रस्तुत करना लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। शुद्ध लाभ और हानि एक निश्चित अवधि के कुल आगमों यानी रेवेन्यूज तथा कुल व्ययों यानी एक्सपेंसेस का अंतर होता है।
यदि आगम व्यय की तुलना में अधिक हो तो शुद्ध लाभ होता है और इसके विपरीत परिस्थिति में शुद्ध हानि होती है। ये प्रबंधकीय कुशलता और व्यवसाय की प्रगति का सूचक है। ये अंशधारियों में लाभांश वितरण का आधार है। अगला उद्देश्य है लेखांकन का वित्तीय स्थिति को दर्शाना, यानी डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लाभ हानि खाते द्वारा प्रदत्त सूचना पर्याप्त नहीं है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति भी जानना अनिवार्य होता है। व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए एक विवरण बनाया जाता है जिसमें कि संपत्तियां यानी एसेट्स, देयता यानी लायबिलिटीज तथा पूंजी यानी ओनर कैपिटल दिखाई जाती है। इस विवरण को स्थिति विवरण या फिर चिट्ठा यानी बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। चिट्ठा एक विशेष तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों का विवरण है। अगला उद्देश्य है लेखांकन का विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक, यानी टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को वांछित सूचना उपलब्ध करना लेखांकन का उद्देश्य होता है। आगे हम लेखांकन के शाखाओं को जानेंगे, यानी ब्रांचेस को जानेंगे, लेखांकन के ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो लेखांकन सूचनाओं में अभिरुचि रखने वाले विभिन्न पक्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से लेखांकन की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ है, जिनमें की कुछ शाखाएं हैं वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो लेखांकन की शाखा है इसका मूल रूप वित्तीय लेखांकन ही होता है। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक लेन देनों का सही लेखा करना तथा वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। वित्तीय विवरण यानी लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तथा स्थिति विवरण या चिट्ठा व्यवसाय से संबंधित पक्षों को किसी भी अवधि विशेष में लाभ हानि की स्थिति तथा किसी विशेष तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी देते हैं। लाभ हानि खाता या आय विवरण लाभ हानि की स्थिति प्रस्तुत करता है, जबकि स्थिति विवरण या चिट्ठा वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अगली जो लेखांकन की शाखा है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंधकों को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। प्रबंध लेखांकन का आशय लेखांकन की वो कला होती है जो केवल व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा, मात्रा एवं समय के संदर्भ में विश्लेषित एवं निर्वाचित करने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि प्रबंधन को व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करने तथा दिन प्रतिदिन के नियोजन यानी प्लानिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सहायता करती है। इसके अंतर्गत लागत लेखांकन, बजट नियंत्रण, स्कंद नियंत्रण, सांख्यिकी विधियां, आंतरिक अंकेक्षण आदि सभी आते हैं। अगली जो शाखा है अकाउंटिंग का वो है कॉस्ट अकाउंट यानी लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय में निर्मित वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का प्रति इकाई लागत निर्धारित करना। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में निर्मित वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का प्रति इकाई लागत निर्धारित करना और समय समय पर उन लागतों पर नियंत्रण करना है। इस लेखांकन विधि में वर्तमान लागत के साथ साथ भावी व्ययों पर भी विचार किया जाता है। और अगली जो शाखा है अकाउंटिंग का वो है नवीन शाखा, न्यू ब्रांच। व्यवसाय के वैश्वीकरण और सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप लेखांकन की कुछ शाखाएं भी लोकप्रिय होती जा रही है। कौन कौन सी शाखाएं लेखांकन की लोकप्रिय होती जा रही है? मानव संसाधन लेखांकन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन सोशल अकाउंटिंग, मूल्य परिवर्धन लेखांकन यानी वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, पर्यावरण लेखांकन यानी इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, और कौन सी शाखा लोकप्रिय हो रही है? न्यायिक लेखांकन यानी फोरेंसिक अकाउंटिंग। लेखा कर्म सूचना की उपयोगिता क्या है? लेखा कर्म सूचना की उपयोगिता, लेखा कर्म सूचना की उपयोगिता है इसका मूल उद्देश्य ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करना है जो कि संगठन में कार्यरत व्यक्तियों और संस्था के बाहर विभिन्न पक्षकारों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। साल्विन तथा रेनॉल्ड्स के अनुसार सिद्धांत लेखांकन
ज्ञान की वो शाखा है जो ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जिन पर सूचनाओं के आंतरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता निर्णय ले सकते हैं, जिनसे समाज के विभिन्न आर्थिक संसाधनों को समुचित वितरण हो सके। वित्तीय खातों व वित्तीय विवरणों से प्राप्त विभिन्न सूचनाएं प्रायः कुछ विभिन्न पक्षकारों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। किन किन पक्षकारों के लिए विशेष महत्व रखती हैं वित्तीय खाता और वित्तीय विवरण से प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं वो व्यवसाय के स्वामियों के लिए। व्यवसाय के स्वामियों की श्रेणी में एकल व्यवसायी, साझेदार तथा अंशधारियों को शामिल किया जाता है। ये सभी पक्षकार अपने द्वारा व्यवसाय में लगाए गए पैसे पर लाभ कमाना चाहते हैं। व्यवसाय में अंतिम खातों में इनकी विशेष रुचि होती है। व्यवसाय के प्रबंधकों को भी तथ्यों पर आधारित प्रबंधन के अपने निर्णयों के लिए विभिन्न जानकारियों व तथ्यों की आवश्यकता होती है। जैसे उत्पादन प्रबंधक यानी प्रोडक्शन मैनेजर को व्यवसाय की बिक्री से संबंधित वित्तीय जानकारियां लेनी पड़ती है, और विक्रय प्रबंधक यानी सेल्स मैनेजर को भी अनेक ऐसी जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रबंध की दृष्टि से व्यवसाय के खातों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। लेनदार, क्रेडिटर्स। लेनदार वे पक्षकार होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया होता है। ये सभी अपने पैसे पर उचित लाभ या ब्याज चाहते हैं तथा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर ध्यान रखना चाहते हैं। इन सभी के लिए व्यवसाय के वित्तीय खातों से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती है। अगला, कर्मचारी वर्ग। इनसे क्या प्राप्त होती है? कर्मचारी वर्ग जो है व्यवसाय में प्रायः कर्मचारियों के साथ लाभ विभाजन व बोनस इत्यादि की योजनाएं बनती रहती है। वैसे भी सभी कर्मचारी व्यवसाय की स्थिति विवरण व लाभ हानि खाते तथा अन्य वित्तीय विवरणों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा प्रबंध से अपने हित की बात कर सकते हैं। सरकार, व्यवसाय के अंतिम खाते व अन्य वित्तीय विवरण सरकार के अनेक विभागों के लिए आवश्यक होता है, जैसे आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, बोनस अधिनियम विभाग आदि। वहीं आम जनता या भावी निवेशक की बात करें तो व्यवसाय के वित्तीय खातों व विवरणों से मिलने वाली जानकारी अनेक तरह से आम जनता, अनुसंधान कार्यकर्ताओं व व्यवसाय के भावी निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। लेखांकन सूचनाओं के प्रकार आगे हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इसके कई प्रकार हैं लेखांकन सूचना के। पहला प्रकार है वित्तीय निष्पादन यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी व्यवसाय के वित्तीय निष्पादन से संबंधित सूचनाएं लाभ हानि खाते के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के आगम एवं व्ययों को प्रदर्शित करती है तथा बाद में लेखा अवधि के शुद्ध लाभ अथवा हानि को दर्शाता है। वित्तीय स्थिति के संबंधित लेखांकन सूचनाएं यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। चिट्ठा एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। बैलेंस शीट एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, यानी चिट्ठा व्यवसाय में एक निश्चित समय बिंदु पर संपत्तियों, दायित्वों और संपत्तियों के हित संबंधी सूचना को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। निश्चित अवधि के दौरान रोकड़ प्रवाह की स्थिति रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा दर्शाई जाती है। लेखांकन संबंधित क्रियाओं को एक प्रक्रिया है। लेखांकन संबंधित क्रियाओं की एक प्रक्रिया है जो कि आर्थिक घटनाओं की पहचान से प्रारंभिक होकर के वित्तीय विवरण के तैयार होने पर समाप्त होती है। इसका प्रत्येक प्रत्यंग विभिन्न सूचनाओं का सृजन करता है। लेखांकन के कर्म उपार्जन या व्यापारिक और रोकड़ आधार यानी एक्चुअल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो व्यवसाय लेन देनों के अभिलेख के दो आधार होते हैं, दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है उपार्जन आधार यानी एक्चुअल और मर्केंटिलिस बेसिस। तो इस आधार पे, उपार्जन आधार पे किसी भी अवधि से संबंधित समस्त लेन देनों का लेखा
लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों के अतिरिक्त प्राप्त होने योग्य आय तथा देय व्ययों को भी रिकॉर्ड किया जाता है। चूंकि इसमें किसी भी अवधि से संबंधित सभी लेन देनों का अभिलेख होता है, अतः ये आधार व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देनों का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। वित्तीय लेन देनों के पूर्ण रिकॉर्ड पर आधारित होने के कारण ये आधार, ये जो विधि है, वो अवधि विशेष का शुद्ध लाभ या हानि तथा दिन विशेष की वित्तीय स्थिति का सही प्रदर्शन कर पाता है। दूसरी जो विधि है वो है रोकड़ आधार, यानी कैश बेसिस पे। इस आधार में वास्तविक रोकड़ प्राप्ति और भुगतान को रिकॉर्ड किया जाता है। उधार लेन देनों को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जब तक कि रोकड़ वास्तविक रूप से मिल नहीं जाता या दे नहीं जाता। पुण्यार्थ संस्था, क्लब, स्कूल, कॉलेज आदि गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं वकील, सीए आदि पेशेवर व्यक्तियों के मामले में तैयार किया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रोकड़ आधार का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये आधार किसी भी लेखा अवधि के वित्तीय लेन देनों का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखता है, क्योंकि ये अदत्त लेन देनों का लेखा नहीं करता, जैसे अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उपार्जित व्यय यानी एक्यूरेट इनकम्स। चूंकि ये आधार वास्तविक रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान पर आधारित है, अतः इस आधार पर अवधि विशेष का सही लाभ या हानि ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता और किसी भी दिन की व्यवसायिक वित्तीय स्थिति का सही प्रदर्शन नहीं हो पाता है। आगे हम उपार्जन आधार और रोकड़ आधार में फ़र्क को जानेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन का जो उपार्जन आधार है, इस आधार में बैलेंस शीट में पूर्वदत्त या अदत्त व्यय यानी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तथा उपार्जित या अनुपार्जित आय को दर्शाया जाता है, जबकि लेखांकन का रोकड़ आधार जो है, इस आधार में पूर्वदत्त या अदत्त व्यय तथा उपार्जित या अनुपार्जित आय का प्रश्न ही नहीं उठता है। उपार्जन आधार में पूर्वदत्त व्यय तथा अर्जित आय की स्थिति में आय विवरण तुलनात्मक रूप से अधिक आय दर्शाएगा, जबकि लेखांकन का रोकड़ आधार पूर्वदत्त व्यय तथा अर्जित आय की स्थिति में आय विवरण कम दर्शाएगा। उपार्जन आधार में आयदत्त तथा अर्जित आय की स्थिति में आय विवरण तुलनात्मक रूप से कम आय दिखाएगा, जबकि रोकड़ आधार अदत्त व्यय तथा अग्रिम आय की स्थिति में आय विवरण अधिक दर्शाएगा। उपार्जन आधार को कंपनी अधिनियम 1956 से में मान्यता प्राप्त है, जबकि रोकड़ आधार को कंपनी अधिनियम 1956 में मान्यता प्राप्त नहीं है। उपार्जन आधार में लेखपाल के पास कुछ विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे हरास के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अथवा रिटन डाउन वैल्यू और स्टॉक के लिए फीफो अथवा लीफो पद्धति। वहीं रोकड़ आधार में ये विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। उपार्जन आधार शुद्ध लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति के संबंध में सही स्थिति प्रस्तुत करता है। ये एक विश्वसनीय आधार है उपार्जन आधार, जबकि रोकड़ आधार शुद्ध लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, क्योंकि इस आधार में उधार के व्यवहारों पर विचार नहीं किया जाता है। ये एक रोकड़ आधार एक विश्वसनीय आधार नहीं है। उपार्जन आधार एक तकनीकी आधार है, क्योंकि अंतिम खाते बनाते समय अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम व्यय तथा उपार्जित आय का समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, जबकि रोकड़ आधार एक सरल आधार है। इसमें अदत्त व्यय या पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम आय, उपार्जित आय आदि का समायोजन नहीं किया जाता है। आगे हम पुस्तपालन एवं लेखांकन के बारे में बात करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में। तो ये अंतर का आधार रहेगा, और ये पुस्तपालन है यानी बुक कीपिंग है, और ये है अकाउंटिंग। उद्देश्य के आधार पर अगर अंतर की बात करें तो पुस्तपालन का जो उद्देश्य है उसका पुस्तपालन का उद्देश्य व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना होता है,
पुस्तपालन का उद्देश्य व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना होता है, जबकि लेखांकन का उद्देश्य प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेन देनों का वर्गीकृत ढंग से विश्लेषण करना होता है। अगर क्षेत्र में अंतर की बात करें तो पुस्तपालन जो है, पुस्तपालन का क्षेत्र सीमित होता है। पुस्तपालन में केवल प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में अभिलेखन का कार्य किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग का क्षेत्र पुस्तपालन के क्षेत्र से अधिक व्यापक होता है। इसके अंतर्गत पुस्तपालन के कार्य की जांच करना, तलपट बनाना, अंतिम खाते तैयार करना, समायोजन प्रविष्टियां करना और अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करना आदि काम सम्मिलित होते हैं। लेखा विधि में अंतर की बात करें तो पुस्तपालन में लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिख करके खाते खताने का कार्य किया जाता है। एक पुस्तपालन का कार्य अधिकांशतः लिपिकीय होता है, जिसके निष्पादन में यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। वहीं अगर हम अकाउंटिंग की बात करें लेखा विधि में, तो लेखांकन में लेखा प्रविष्टियों एवं उनके खताने के कार्य की शुद्धता की जांच की जाती है, इसलिए तलपट तैयार किया जाता है। लेखाकार पुस्तपालन के कार्य को जांचता है और आवश्यक निर्देश देता है। अगर हम पारस्परिक निर्भरता में अंतर देखें दोनों में, तो पुस्तपालन एक पृथक कार्य है, ये लेखांकन पर पूर्णतः आधारित नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग काफ़ी हद तक पुस्तपालन पर निर्भर होता है। आगे हम लेखांकन के लाभ के बारे में जानेंगे। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। व्यवसाय से संबंधित प्रमुख वित्तीय सूचनाओं का ज्ञान होता है हमको लेखांकन के जरिए। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी लेखों की सहायता से व्यापारी ये जान सकता है कि उसे लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, उसे दूसरों को क्या देना है और दूसरों से क्या लेना है, उसकी संपत्तियां तथा दायित्व क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है अकाउंटिंग के जरिए। स्मरण शक्ति का विस्थापन, रिप्लेस मेमोरी, यानी व्यापार के समस्त लेन देनों को मौखिक याद नहीं रख सकता है, क्योंकि मानव की जो स्मरण शक्ति है वो सीमित होती है। ये आवश्यक है उससे कि प्रत्येक सौदे को शीघ्र ही लेखा पुस्तकों में लिख देना चाहिए, इससे गलती होने की कम संभावना होती है। अकाउंटिंग से तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा होती है। फैसिलिटीज कंपैरेटिव स्टडी। यदि व्यापारी ने व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब किताब उचित विधि से रखा है, तो वो चालू वर्ष के आय व्यय तथा लाभ हानि की तुलना गत वर्षों के लाभ हानि से कर सकता है। उन्नति के कारण ज्ञात करके वो भविष्य के लिए योजना भी बना सकता है। अगला जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो है कर दायित्व के निर्धारण में सुविधा। फैसिलिटीज सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी लेखा पुस्तकों में हिसाब किताब उचित विधि द्वारा रखने से व्यापारी को उचित आयकर एवं बिक्री कर का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। ऋण लेने में भी सहायक होता है। यदि कोई व्यापारी व्यापार के लिए ऋण लेना चाहता है, उधार लेना चाहता है, तो वो अपने हिसाब का लेखा दिखा करके अपनी वित्तीय दशा का ज्ञान कर सकता है और इसी आधार पर सरलता से ऋण भी ले सकता है। न्यायालय में प्रमाण, बेटर प्रूफ इन कोर्ट। बही खाते का उचित विधि द्वारा रखा गया हिसाब किताब आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यापार बेचने में भी सुविधा होती है। यदि व्यापारी अपने व्यापार को बेचना चाहता है तो लेखा पुस्तकों के आधार पर उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात हो जाता है और व्यापार के विक्रय से वो उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। दिवालिया घोषित करने में भी सहायक होती है। फैसिलिटीज डिक्लेरेशन इंसॉल्वेंसी, यदि एक व्यापारी दिवालिया तभी घोषित किया जाता है जब उसके दायित्व उसकी संपत्ति की तुलना में अधिक हो। न्यायालय को इसका ज्ञान लेखों से ही होता है, अतः दिवालिया घोषित करने के लेख सहायक हो सकते हैं। साझेदारी में भी लेखांकन सहायक होता है। उचित लेखों से साझेदारी में अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि फर्म में प्रवेश करने वाला साझेदारी लेखों के आधार पर फर्म की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु पर देय राशि की गणना की जा सकती है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर से। फर्म की समाप्ति पर साझेदारों में लेन देन का निपटारा लेखों के आधार पर सरलता से किया जा सकता है।
और अगला जो लाभ है, एडवांटेज है अकाउंटिंग का, वो है प्रभावी प्रबंध, इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी वित्तीय लेखों के द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मैनेजरियल डिसीजन लेने और नियंत्रण करने में सुविधा मिलती है। वित्तीय लेखांकन की सीमाओं की बात करते हैं तो अन्य विषयों या फिर विज्ञानों की भांति जहां एक ओर लेखांकन की अपनी उपयोगिता है और इसके उपयोग करने वाले पक्षकार को होने वाले लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो क्या क्या सीमाएं हैं अकाउंटिंग की? केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, यानी लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा जोखा रख सकते हैं जिनको मौद्रिक रूप में आंका जा सके। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा जोखा रखा जाता है जिनको कि मौद्रिक रूप में आंका जा सके। इसे लेखांकन की मुद्रा मापन अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लेखांकन की मुद्रा मापन अवधारणा कहते हैं। व्यवसाय से संबंधित अन्य मामलों का समावेश लेखों में नहीं हो पाता है, चाहे वे व्यवसाय के लिए कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। मूल्य स्तरों में परिवर्तन का प्रभाव, यानी लेखों में व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का लेखा उनकी लागत के आधार पर किया जाता है, उनके कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। ये बात व्यवसाय की संपत्तियों के विषय में विशेष महत्व रखती है कि संपत्तियों को केवल उनकी अधिग्रहण लागत के आधार पर ही लेखों में शामिल किया जाता है, न कि उनके वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर। इस प्रकार मूल्य स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। अगली जो सीमा है वो है वैकल्पिक उपचारों की व्यवस्था, यानी लेखांकन में जो अकाउंटेंट्स होते हैं, लेखाकार, उनके द्वारा अनेक अवधारणाओं व परंपराओं के ऊपर लेखांकन का कार्य किया जाता है। मान्य लेखांकन अवधारणाओं तथा परंपराओं के भीतर वैकल्पिक उपचारों की व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए हरास लगाने के लिए SLM या WDV पद्धति, इसी प्रकार स्टॉक के मूल्यांकन के लिए LIFO या FIFO पद्धति। विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करने से परिणाम अलग अलग हो सकते हैं और परिणाम की तुलना करना संभव नहीं हो पाता है। अगली जो सीमा है वो पक्षपात की संभावना होती है। लेखांकन के काम में लेखपालों के अपने व्यक्तिगत निर्णय भी अनेक मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रॉफिट रिजर्व्स एंड प्रोविजंस इत्यादि। अतः लेखीय व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होते हैं। लेखांकन धारणाएं और परंपराओं की बात करते हैं तो लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं लेखांकन को व्यवसाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। लेखांकन को आज जिस विकसित रूप में हम देख रहे हैं उसे उस रूप में आने में सहस्त्रों वर्ष लगे हैं। इस लंबी अवधि में लेखांकन के कुछ उपयोगी नियम भी विकसित हुए हैं। लेखांकन में उपलब्ध अनेक वित्तीय विवरणों या खातों को भली भांति समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि पहले उन अनेक नियमों को समझा जाए जिन पर वे आधारित हैं। इस संबंध में नियम शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: किन्हीं भी नियमों के लिए उपयोगी, निष्पक्ष एवं व्यवहारिक होना अत्यंत आवश्यक होता है। लेखांकन के नियमों के विषय में विभिन्न लेखकों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। विचारकों का एक मत है कि नियम शब्द का साधारण अर्थ आधारभूत सत्य है। उनके अनुसार लेखांकन को तो अपने आप में ही एक कला माना गया है, अतः लेखांकन के नियमों की कोई भी सर्वमान्य सूची बनाना संभव नहीं है। इसके नियम तो विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार लेखाकारों द्वारा स्वयं ही निश्चित किए जाते हैं। फिर भी कुछ अन्य विचारक समझते हैं कि नियम शब्द का अर्थ रूल ऑफ कंडक्ट, अवधारणा शब्द का अर्थ लेखांकन की उन आधारभूत धारणाओं या फिर शर्तों से लगाया जाता है जिनके आधार पर विभिन्न लेखाकारों के द्वारा अपने अपने लिए लेखांकन के नियमों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार परिपाटी यानी परंपरा शब्द से अभिप्राय उन रीति रिवाजों से है जिनके अनुसार चलते हुए प्रायः लेखांकन का कार्य किया जाता है।
लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे कि पहला अवधारणा है व्यापार अस्तित्व अवधारणा यानी बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। दूसरी अवधारणा चालू व्यापार अवधारणा यानी गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। मुद्रा मापन की अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द्विपक्षीय अवधारणा यानी डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लेखा अवधि की अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लागत एवं आय मिलान अवधारणा यानी कॉस्ट एंड इनकम मैचिंग कॉन्सेप्ट। उपार्जन अवधारणा यानी एक्चुअल कॉन्सेप्ट। वसूली अवधारणा यानी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये 9 जो है ये है लेखांकन की अवधारणाएं, और ये सब इंपॉर्टेंट अवधारणा है लेखांकन की। इसी प्रकार लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, तो ये लेखांकन की 4 परंपरा है। संगतता परंपरा यानी कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। भौतिकवादी या सारता परंपरा यानी कॉन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। रूढ़िवादिता परंपरा यानी कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। और पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा यानी कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये 4 परंपराएं हैं लेखांकन की। आगे हम भारत में लेखाकरण के बारे में जानेंगे। लेखांकन व्यवहारों की जटिलताओं को दूर करने और उनमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता लाने तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में समानता लाने के उद्देश्य से लेखांकन प्रमाणों या लेखांकन मानदंड का महत्व सर्वाधिक है। भारत में लेखांकन मानदंड प्रमाप यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब अनिवार्य यानी मैंडेटरी और कंपल्सरी है। भारत में लेखांकन मानदंड प्रमाप जो है वो अब अनिवार्य है। कुछ लेखा प्रमाप बड़े ही सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए अनिवार्य है। लेखांकन प्रमाप उसी दिन से अनिवार्य होते हैं जो कि तिथि लेखांकन माप में दी गई है। इसका अर्थ ये है कि ऑडिटर का ये कर्तव्य है कि वह ये देखे कि लेखे तैयार करते समय लेखा प्रमापों का पालन किया गया है या फिर नहीं। यानी अंकेक्षक को ये जांच लेना चाहिए कि वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय निर्धारित लेखांकन प्रमापों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। यदि प्रमापों का पालन नहीं किया गया है तो ऑडिटर को मर्यादित रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए। ऑडिटर को क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 211 के अंतर्गत भी ये स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक लाभ हानि खाता और चिट्ठा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लेखांकन प्रमापों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ लेखांकन प्रमापों से आशय उन लेखांकन प्रमापों से है जो भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान यानी ICAI के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे भारत में लेखांकन प्रमाप जारी करने की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे, यानी प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो देश विदेश में लेखांकन के क्षेत्र में कई तरह की नीतियां और कई प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं। इनमें एकरूपता लाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी यानी IASC की स्थापना हुई। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी 21 अप्रैल 1977 को लेखा मानक मंडल यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB की स्थापना की है 21 अप्रैल 1977 को। लेखा मापन जारी करने के लिए ASB के द्वारा अपनाई गई कौन कौन सी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है क्षेत्र का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया, यानी ASB उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा जिनके संबंध में लेखांकन मानक जारी किए जाने चाहिए। वो इनके चयन में प्राथमिकता को भी निर्धारित करता है। दूसरी प्रक्रिया है अध्ययन दलों का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स। लेखांकन प्रमाप तैयार करने में विशिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए अध्ययन दलों के द्वारा ASB की सहायता की जाती है। प्रत्येक अध्ययन दल ASB के सदस्य और उद्योग, सरकारी अभिकरणों तथा अन्य संस्थाओं से लिए गए विषय विशेषज्ञों के द्वारा भाग लिया जाता है। प्रारूप तैयार करना यानी प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट। एक अध्ययन दल जिसे विशेष विषय आवंटित किए जाते हैं प्रस्तावित लेखांकन प्रमाप का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करके ASB को विचारार्थ प्रस्तुत करता है। बाहरी संस्थाओं से विचार विमर्श यानी डायलॉग विद आउटसाइड बॉडीज। तो अध्ययन दल के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विस्तार से विचार किया जाता है।
इसके लिए विभिन्न बाहरी संस्थाओं जैसे CLB, FICCI और CBDT बैंक तथा अन्य पेशेवर संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ASB की बैठक में विचारार्थ आमंत्रित किया जाता है और प्रारूप में वर्णित विषय वस्तु पर उनके विचार जाने जाते हैं। अगला जो प्रोसीजर है वो है प्रदर्शन प्रारूप तैयार कर जारी करना, यानी टू प्रिपेयर एंड इशू एक्सपोजर ड्राफ्ट। उपरोक्त जो बाहरी संस्था है उसके दृष्टिकोण और टिप्पणियों का विचार करने के बाद प्रमाण के प्रारूप को प्रदर्शन प्रारूप के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रदर्शन प्रारूप को ICAI के सदस्यों तथा जनसाधारण से टिप्पणियां यानी कमेंट्स आमंत्रित करने के लिए संप्रेषण के द्वारा तथा संस्थान यानी ICAI की पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रोसीजर है प्रमाप को अंतिम रूप में जारी करना, यानी फाइनलाइजेशन एंड इशू ऑफ स्टैंडर्ड्स। ASB प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करता है, वो प्रदर्शन प्रारूप को आवश्यकता अनुसार संशोधित करता है तथा अंतिम रूप में प्रमाप तैयार करके भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की परिषद के सम्मुख अनुमोदन यानी अप्रूवल के लिए प्रस्तुत करता है। परिषद ASB की सलाह से अंतिम प्रारूप से कुछ परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद लेखांकन प्रमाप परिषद के अधिकार में जारी कर दिया जाता है। तो ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा अभी तक 32 लेखा मानक निरूपित किए गए हैं, 32 लेखा मानक इशू किए गए हैं ICA के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत यानी जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम आगे जानते हैं। तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन बिजनेस की भाषा है। व्यवसाय से संबंधित सूचना वित्तीय विवरणों के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षों को प्रदान की जाती है। व्यवसाय से संबंधित सूचना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षों को प्रदान की जाती है। वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता के लिए ये नितांत आवश्यक है कि वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए और यदि प्रत्येक व्यवसाय लेखांकन पुस्तकें तैयार करने एवं वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण में अपने स्वयं निर्मित सिद्धांतों का प्रयोग करेगा तो इन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को इनके समझने से पहले इन विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सिद्धांतों को जानना होगा। इसके अतिरिक्त सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन किए बिना तैयार किए गए वित्तीय विवरण अंताविधि यानी 2 अवधि एवं 2 फर्मों की तुलना के लिए अनुपयुक्त होंगे। अतः इन वित्तीय विवरणों के द्वारा दी गई सूचना का अभिप्राय सभी संबंधित पक्षों के लिए एक जैसा ही हो। इसके लिए विश्व के लेखपालों ने कुछ ऐसे नियम, पद्धतियां और परंपराएं विकसित की हैं जो कि अच्छी लेखा विधि के सिद्धांत व व्यवहार में पेशेवरों के सर्वमान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों यानी जर्नल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और GAAP कहा जाता है। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन का सिद्धांत जो है इससे आशय है लेखांकन के उन नियमों एवं प्रथाओं से इसका आशय है जिन्हें कि सर्वसाधारण द्वारा लेखांकन पेशे में मार्गदर्शन के लिए तथा व्यवहार के आधार के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। किसी भी लेखांकन नियम या प्रथा को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कुछ 3 कसौटियों पर कितना खरा उतरा है। 3 कसौटियों पर वो कितना खरा उतरा है। किन किन कसौटियों पर? यूजफुलनेस यानी उपयोगिता के आधार पे। एक सिद्धांत तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वो उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो उसका उपयोग करते हैं। दूसरी कसौटी वस्तुनिष्ठा यानी ऑब्जेक्टिविटी। लेखांकन सिद्धांत के रूप में भी वही नियम स्वीकृत होते हैं जिनकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। किसी भी सिद्धांत को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है तथा किसी व्यक्ति के पक्षपातों या व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होता है। और तीसरी जो कसौटी है जिस पर उसको खरा उतरना है वो है सुगमता यानी फिजिबिलिटी। लेखांकन सिद्धांतों के प्रयोग में सरलता होनी चाहिए यानी उनके क्रियान्वयन में कठिनाई और अनावश्यक लागत निहित नहीं होनी चाहिए। आगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे।
तो ये आप चार्ट देख सकते हैं जिससे कि आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में मालूम चलेगा। वित्तीय लेखांकन का वास्तविक उद्देश्य वित्तीय विवरणों यानी लाभ हानि खाता और चिट्ठा को तैयार करने में सहायता पहुंचाना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखांकन की कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रिया के चरण होते हैं। तो ये चरण हैं, लेन देनों की पहचान की जाती है, फिर वाउचर बनाना होता है, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में प्रविष्टि करना होता है, और खाता बही में खतौनी करना होता है, और लपट के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। ये होता है प्रोसेस अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इन पांचों प्रोसेस के बारे में आगे हम जानने वाले हैं कि इस प्रोसेस के जरिए कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले लेन देनों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेखांकन का संबंध केवल उन्हीं व्यवहारों एवं घटनाओं से होता है जो कि वित्तीय स्वभाव के हो तथा जिनका दस्तावेज सबूत भी हो। जैसे नगद क्रय को कैश मीमो के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। एक ऐसा प्रलेख जो किसी लेन देन का प्रमाण प्रस्तुत करता है मूल प्रलेख कहलाता है। एक ऐसा प्रलेख जो किसी भी लेन देन का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो मूल प्रलेख कहलाता है। इस प्रकार व्यवहारों को पहचानना लेखांकन की प्रक्रिया का प्रथम कार्य होता है। प्रमाणक तैयार कैसे करना होता है यानी प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। मूल प्रलेखों के आधार पर लेखा प्रमाणक यानी अकाउंटिंग वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। मूल प्रलेखों के आधार पर व्यावसायिक लेन देनों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने वाले दस्तावेज प्रमाणक कहलाते हैं। प्रमाणकों के आधार पर जनरल अथवा प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। और प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना यानी रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्यावसायिक लेन देनों का प्रमाणक अथवा मूल प्रलेख के आधार पर सर्वप्रथम जिन पुस्तकों में लेखा किया जाता है उन्हें प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है। जनरल या रोज नामचा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि व्यावसायिक लेन देनों का क्रमानुसार तथा तिथिवार दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लिखा जाता है। व्यावसायिक व्यवहारों में वृद्धि होने पर जनरल का उपविभाजन करके सहायक पुस्तकें रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही आदि रखी जाती है। अगला जो प्रोसेस है खाता बही में खतौनी करना यानी पोस्टिंग ऑफ लेजर। यानी लेखांकन प्रक्रिया में अगला जो कदम है वो जनरल है। जनरल की सहायता से की गई प्रविष्टियों के आधार पर खाता बही से संबंधित खातों में हस्तांतरित करना है। जनरल की सहायता से लेन देनों को खाता बही में दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी कहते हैं। और पांचवा जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण तैयार करना। लेखांकन प्रक्रिया में जो अंतिम चरण है वो खाता बही के शेष ज्ञात करना होता है और इन शेषों के आधार पर तलपट तैयार करना होता है। तलपट के आधार पर वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। वास्तव में वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया ही है। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया है। आगे हम जनरल के बारे में जानते हैं। तो जनरल व्यावसायिक लेन देनों को क्रमानुसार एवं तिथिवार दर्ज करने की प्रारंभिक पुस्तक है। यानी जनरल व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों का तिथिवार लेखा है। जनरल इज अ chronological record of financial transaction of a business। सर्वप्रथम व्यापार अपने लेन देनों को इसी पुस्तक में दर्ज करता है। व्यापारी अपने लेन देनों को इसी पुस्तक में दर्ज करता है। छोटे व्यापारियों के लिए तो जनरल ही एकमात्र प्रारंभिक लेखों की पुस्तक है। जनरल की सहायता से ही खाता बही में विभिन्न खातों की खतौनी की जाती है। एमजे कोलर के अनुसार जनरल एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है और जो समस्त व्यवहारों को संगठित रूप में तथा तिथिवार एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। जनरल में व्यवहारों को लिखने की क्रिया को जनरल में प्रविष्टियां करना यानी जर्नलिजिंग कहते हैं। जनरल में व्यवहार का लेखा उन्हीं प्रकृति के अनुसार डेबिट तथा क्रेडिट में वर्गीकृत करके किया जाता है। जनरल प्रविष्टियों के नियम क्या हैं? किसी व्यवहार की जनरल प्रविष्टि करने से पहले 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। वो 3 बातें हैं प्रारंभिक खाते यानी एफेक्ट अकाउंट्स। वो व्यवहार किन किन बातों पर प्रभाव डालता है? जैसे कि मान लीजिए मोहन को 5,000 रुपये दिए हैं। वो इस व्यवहार में
कैश गिवन और मोहन के प्रति व्यवहार की देयता कम हुई, अतः इस व्यवहार से रोकड़ खाता तथा मोहन का खाता जो है वो प्रभावित होगा। दूसरा नियम है प्रभावित खातों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड। प्रभावित खाते किस प्रकार से है, यानी ये वे व्यक्तिक है, वास्तविक है अथवा नाम मात्र है। और तीसरा जो नियम है वो है किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट किया जाए। प्रभावित खाते में से किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट किया जाए, इस संबंध में कुछ नियम है। तो खाते की प्रकृति नियम, सबसे पहले खाते की प्रकृति नियम है व्यक्तिगत खाते पाने वाले को डेबिट करे और देने वाले को क्रेडिट करे, यानी पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा नियम है खाते की प्रकृति नियम है वास्तविक खाते, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करे और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करे, रियल अकाउंट्स। नाम मात्र खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट कम्स आउट, यानी समस्त हानि और खर्च डेबिट करें और लाभ और आय को क्रेडिट करें। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। आगे हम जानेंगे जनरल के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ जनरल। क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है जनरल के? अशुद्धियों के होने की संभावना कम होती है। इसका प्रयोग करने में अशुद्धियों के होने की संभावना कम हो जाती है। यदि लेन देनों को सीधे ही खाता बही में लिख दिया जाए तो अशुद्धियों के होने की अत्यधिक संभावना है। अगला जो एडवांटेज है वो है पूर्ण विवरण एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। रोज नामचे में दोनों पक्षों को एक साथ लिखे जाने से उनका पूर्ण विवरण एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। तिथि क्रमानुसार विवरण होता है। रोज नामचे में सारे लेन देनों का जो तिथि है वो क्रमानुसार ब्यौरा मिल जाता है, क्रॉनिकल ऑर्डर ब्यौरा मिल जाता है। आगे हम जानेंगे खाता बही के बारे में। खाता बही व्यापार की प्रधान पुस्तक होती है जिसमें कि समस्त खाते रखे जाते हैं। इस बही में प्रत्येक व्यक्ति, संपत्ति, आय तथा व्यय के अलग अलग खाते रखे जाते हैं और प्रत्येक खाते में उस खाते से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। किसी खाते में उस खाते से संबंधित व्यवहारों का लिखना पोस्टिंग कहलाता है, यानी खतौनी कहलाता है। जर्नल में प्रत्येक व्यवहार की अलग अलग प्रविष्टि की जाती है। तो जर्नल से किसी एक प्रकार या एक व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों की कुल स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए जर्नल से ये ज्ञात नहीं होता कि किसी एक अवधि में कुल कितना माल खरीदा या बेचा गया। इस हेतु ये आवश्यक है कि एक प्रकार के अथवा एक व्यक्ति से संबंधित समस्त व्यवहारों को एक स्थान पर लिखा जाए। ये कार्य खाता बही में विभिन्न खाते खोल करके किया जाता है। खाता बही के आधार पर तलपट व अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जबकि खाता बही में लेखांकन का आधार प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। इसे द्वितीय लेखे की पुस्तक यानी बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहा जाता है। आगे हम खाता बही का क्या महत्व है और इसके क्या लाभ है, यानी इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ लेजर के बारे में जानते हैं। समस्त लेन देन दोनों एक स्थान पर लेखा खाता बही में समस्त वित्तीय लेन देनों का लेखा करने के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खाते रखे जाते हैं। व्यवसायी को समस्त खातों के संबंध में संपूर्ण जानकारी एक ही पुस्तक से प्राप्त होती है। प्रत्येक खाते की जानकारी व्यापारी को खाता बही में खोले गए प्रत्येक खाते जैसे कि परिसंपत्तियां, देयताएं, व्यय, आगम आदि से संबंधित समस्त सही एवं आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर संबंधित खाते से शीघ्र प्राप्त हो जाती है और उससे व्यापार की वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाने में सुविधा रहती है। आगम एवं व्यय का ज्ञान, यानी खाता बही में आगम एवं व्यय से संबंधित प्रत्येक मद का खाता खोला जाता है। इससे व्यापारी को पता लग जाता है कि आय एवं व्यय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं और प्रत्येक की क्या स्थिति है। संपत्तियों एवं देयताओं का ज्ञान, यानी खाता बही में प्रत्येक संपत्ति एवं देयता के खाते खोले जाते हैं। इन खातों से व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में पूर्ण एवं विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अंतिम खाते बनाने में सुविधा होती है। खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों के शेषों से अंतिम खाते तैयार करने में विशेष सुविधा रहती है।
आगे हम जानेंगे जनरल और खाता बही में क्या अंतर है। अंतर का आधार है ये, और ये है जनरल अथवा प्रारंभिक प्रविष्टि की बही और ये है खाता बही। तो अगर अभिलेख की अवस्था में अंतर की बात करें तो जनरल जो है, इसमें जनरल में प्रविष्टियों का लेखा करना लेखांकन की प्रथम अवस्था है, जबकि खाता बही में प्रविष्टियों का लेखा करना द्वितीय अवस्था है। लेखांकन प्रक्रिया में बात करें दोनों में अंतर की, तो जनरल में लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया जर्नलाइजिंग कहलाता है। जनरल में लेन देनों को लिखने की क्रिया जो है वो जर्नलाइजिंग कहलाता है, जबकि खाता बही में लेन देनों का लिखना पोस्टिंग कहलाता है। विभिन्न व्यवहारों का शुद्ध प्रभाव में दोनों के अंतर की बात करें तो विभिन्न व्यवहारों का किसी जनरल में विभिन्न व्यवहारों का किसी खाता विशेष पर क्या शुद्ध प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी जनरल से नहीं हो पाती है, जबकि खाता बही में विभिन्न व्यवहारों का किसी बात पर विशेष पर क्या शुद्ध प्रभाव पड़ेगा, उनकी जानकारी खाता बही से हो जाती है। प्रकृति में बात करें दोनों की, तो जनरल प्रथम अथवा मूल लेखी की प्रविष्टि पुस्तक है, जबकि खाता बही द्वितीय प्रविष्टि की पुस्तक है, यानी जनरल में लिखे गए व्यवहारों की खाता बही में खतौनी की जाती है। शेष में अगर दोनों की अंतर की बात करें तो जनरल प्रारंभिक प्रविष्टियों की बहियां यानी रोकड़ बही को छोड़ करके शेष नहीं दर्शाती है। प्रारंभिक प्रविष्टियों की बहियां रोकड़ बही को छोड़कर शेष नहीं दर्शाती है। और खाता बही में सभी खाते नाम मात्र के खाते को छोड़ करके सभी खाते शेष दर्शाते हैं। लेखांकन का अगला चरण, जनरल में इन बहियों से प्रविष्टियां खाता बही में हस्तांतरित की जाती हैं, जबकि खाता बही से तलपट तैयार करके वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। तो ये है दोनों में अंतर। आगे हम जानेंगे रोकड़ के बारे में। रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक यानी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री व साथ ही खाता बही के रूप में दोहरी भूमिका निभाती है। ये एक सहायता पुस्तक है। रोकड़ एक सहायता पुस्तक है क्योंकि समस्त नकद लेन देन पहले इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं, इसके बाद वो खाता बही के विभिन्न खातों में ले जाए जाते हैं। रोकड़ बही में लेन देनों का लेखा खाता बही के एक खाते की तरह किया जाता है, चूँकि नकद प्राप्तियाँ यानी कैश रिसिप्ट्स डेबिट की ओर व नकद भुगतान यानी कैश पेमेंट क्रेडिट की ओर दिखाए जाते हैं। अतः खाता बही में अलग से रोकड़ खाता यानी कैश अकाउंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो विवेचन है उससे स्पष्ट होता है कि रोकड़ बही सहायक पुस्तक तथा खाता बही दोनों के कार्यों को पूरा करती है। आगे हम व्यापार बट्टा, मात्रा बट्टा तथा नकद बट्टा में क्या अंतर है, इन तीनों के अंतर के बारे में बात करेंगे। व्यापार बट्टा जो है ये माल के विक्रय पर ग्राहक को दिया जाता है। इससे बट्टे का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना है। व्यापार बट्टा का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना है। नकद बट्टा राशि का शीघ्र भुगतान करने पर लेनदारों के द्वारा दिया जाता है। वही मात्रा बट्टा व्यापार बट्टा की भांति व्यवसाय में कभी कभी मूल्य में से बट्टा या फिर कटौती इसलिए भी दी जाती है क्योंकि माल अधिक मात्रा में खरीदा या क्रय किया जाता है। व्यापार बट्टा का लेखा पुस्तकों में कोई भी लेखा नहीं किया जाता है, लेकिन नकद बट्टा जो होता है इसका लेखा पुस्तकों में लेखा करना आवश्यक होता है। वही अगर मात्रा बट्टा की बात करें तो ये लेखा में मात्रा बट्टे का भी प्रभाव ठीक वैसा ही होता है जैसा कि व्यापार बट्टा का होता है। इस बट्टे का प्रचलन व्यवसाय में प्रायः इसलिए होता है ताकि माल छोटी छोटी मात्रा में ना बिक करके बड़ी मात्रा में बिके। व्यापार बट्टा में माल के विक्रय मूल्य में व्यापार बट्टा जो है ये माल के विक्रय मूल्य से काट करके लिया जाता है, और वही नकद बट्टा जो है ये देनदार से रोकड़ प्राप्त करने वाली राशि में से काट ली जाती है। और मात्रा बट्टा की बात करें तो मात्रा बट्टा निर्माताओं द्वारा थोक व्यापारी को माल बेचते समय या फिर थोक व्यापारी के द्वारा फुटकर व्यापारी को माल बेचते समय दिया जाता है। आगे हम पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में अंतर को जानने वाले हैं। तो ये अंतर का आधार होगा। व्यय की प्रकृति के आधार पर अगर अंतर की बात करें तो व्यापार की स्थिर या फिर अचल संपत्ति की खरीद पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसमें किराया, भाड़ा, स्थापना व्यय, कमीशन एवं मजदूरी भी शामिल किए जाते हैं। वहीं आयगत व्यय व्यापार की चल संपत्ति के क्रय पर किया गया व्यय आयगत व्यय होता है,
जैसे कि स्टॉक का मूल्य, किराया, भाड़ा आदि। संपत्तियों के संदर्भ में किया गया व्यय की बात करें, इन दोनों में अंतर, तो पूंजीगत व्यय स्थायी संपत्तियों में सुधार करने, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने एवं संचालन व्यय कम करने की दृष्टि से किए जाते हैं। वहीं आयगत व्यय में इस संदर्भ में कोई भी व्यय नहीं किया गया है। व्यय की आवृत्ति प्रकृति में इन दोनों में अंतर की बात करें तो पूंजीगत व्यय जो है ये प्रायः व्यय स्थायी प्रकृति में होते हैं तथा इनका लाभ आगामी कई वर्षों तक प्राप्त होता है और इनकी आवृत्ति प्रकृति नहीं होती है, ये नॉन रिक्वायरिंग होता है। वहीं अगर आयगत व्यय की बात करें तो आयगत व्यय स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि ह्रास, मरम्मत आदि। लाभ कमाने की क्षमता की बात करें तो पूंजीगत व्यय जो है ये व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि के लिए किए जाते हैं, जैसे कि नए उत्पाद के विकास हेतु अनुसंधान व्यय, व्यापार को सुविधाजनक स्थान पर ले जाने के लिए व्यय आदि। वहीं आयगत व्यय जो है ये व्यय आवर्ती यानी रिक्वायरिंग प्रकृति के होते हैं तथा इनका लाभ केवल उसी वर्ष में प्राप्त होता है। पूंजी के संदर्भ में व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय जो है ये व्यय अंश पूंजी तथा ऋण पूंजी प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन पर बट्टा, अभिगोपन कमीशन आदि। वहीं आयगत व्यय में पूंजी के संदर्भ में व्यय की बात करें तो व्यवसाय की वर्तमान लाभ कमाने की क्षमता को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि सामान्यतः संचालन व्यय, विज्ञापन व्यय आदि। दायित्वों की बात करें तो पूंजीगत व्यय ये किसी भी पूंजीगत दायित्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाते हैं। वही आयगत व्यय अंशों पर लाभांश तथा ऋणों के लाभांश का ऋणों पर ब्याज का भुगतान आयगत व्यय होता है। आगे हम जानेंगे व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले तो उनके संबंध के बारे में बात करते हैं। तो व्यापार खाता जो है ये लाभ हानि खाते का अंग होता है और लाभ हानि खाता जो है ये एक प्रमुख खाता होता है। परिणाम की बात करें तो व्यापार खाते से सकल लाभ और सकल हानि का ज्ञान होता है, वहीं लाभ हानि खाते से व्यापार के शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि का ज्ञान होता है। शेष का हस्तांतरण की बात करें तो व्यापार खाते का शेष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, वहीं लाभ हानि का शेष पूंजी को हस्तांतरित किया जाता है। मद की बात करें तो व्यापार खाते में क्रय, विक्रय, स्टॉक एवं प्रत्यक्ष व्ययों को दिखाया जाता है, वहीं लाभ हानि खाते में बिक्री, वितरण, कार्यालय प्रबंधन एवं वित्तीय संबंधी अप्रत्यक्ष व्ययों को दिखाया जाता है। तो ये था व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में अंतर। आगे हम जानेंगे चिट्ठा और तलपट में क्या अंतर है। चिट्ठा का अर्थ होता है संपत्तियों और देय धनों का विवरण, वहीं तलपट का मतलब होता है खाता बही में विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष धनों का विवरण। चिट्ठा का उद्देश्य है व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है, वहीं तलपट खातों की गणितीय शुद्धता जानने के लिए बनाया जाता है। खाते की बात करें तो चिट्ठे में केवल व्यक्तिगत खातों और वास्तविक खातों के शोधन लिखे जाते हैं, वहीं तलपट में सभी प्रकार के खातों यानी नाम मात्र वास्तविक और व्यक्तिगत खातों के शेष धन लिखे जाते हैं। अवधि की बात करें तो चिट्ठा प्रायः लेखा अवधि के अंत में बनाया जाता है, लेकिन तलपट जो है ये महीने के अंत में बनाया जाता है। समायोजन लेखे की बात करें तो चिट्ठा में समायोजन लेखों की प्रविष्टियां होती हैं, लेकिन तलपट में समायोजन प्रविष्टियों के लेखे करने से तलपट जो है ये समायोजन प्रविष्टियों के लेखे करने से पहले बनाया जाता है। अंतिम रहिए का लेखा। चिट्ठा बनाने के लिए अंतिम रहिए यानी क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना आवश्यक होता है, वहीं तलपट बनाने के लिए अंतिम रहिए का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होता है। प्रयोग की बात करें तो चिट्ठे का जो प्रयोग है ये बाह्य प्रयोग यानी लेनदारों, अंशधारियों, सरकार एवं टैक्स आदि के प्रयोग के लिए बनाया जाता है, वहीं तलपट जो है ये आंतरिक प्रयोग के लिए बनाया जाता है। तो ये था तलपट और चिट्ठे में अंतर। आगे हम स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियों में क्या अंतर है, इन दोनों के अंतर के बारे में जानेंगे। स्थायी संपत्ति का उद्देश्य है व्यापार के संचालन या परिचालन में सहयोग देने के उद्देश्य से क्रय की जाती है, ना कि उनकी बिक्री करने के उद्देश्य से। वहीं चालू संपत्ति जो है इसका उद्देश्य है उन संपत्तियों का समावेश जो साधारणतया एक लेखा अवधि में रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है अथवा उपयोग कर ली जाती है। स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मूल्य ह्रास के आधार पर किया जाता है।
और चल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। परिवर्तन की बात करें तो स्थायी संपत्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि चालू संपत्ति में परिवर्तन होता रहता है। लाभ की प्रकृति की बात करें तो स्थायी संपत्तियों के विक्रय होने वाला लाभ पूंजीगत प्रकृति का होता है, यानी कैपिटल नेचर का होता है, जबकि चालू संपत्तियों से होने वाला लाभ आय प्रकृति का होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। रिवॉल्यूशन रिजर्व, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवॉल्यूएशन रिजर्व का सृजन किया जाता है, वहीं चालू संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवॉल्यूएशन रिजर्व का सृजन नहीं किया जाता है। वित्त के स्रोत की बात करें तो स्थायी संपत्तियां दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध कराई जाती है, वहीं चालू संपत्तियां मुख्य रूप से अल्पकालीन स्रोतों से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये था स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति में अंतर। आगे हम जानेंगे मूर्त और अमूर्त संपत्तियां तथा गैर वास्तविक संपत्तियों में अंतर। इन तीनों ही संपत्तियों में क्या अंतर है? मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां और कृत्रिम संपत्तियों यानी गैर वास्तविक संपत्तियां। भौतिक आधार की बात करें तो मूर्त संपत्तियां जो है ये भौतिक पहचान रखती है और इन संपत्तियों का उदाहरण है मूर्त संपत्तियों का मशीन, भवन, स्टॉक, नकद आदि। वही अमूर्त संपत्तियां जो है इनमें इसकी भौतिक पहचान नहीं है। इन संपत्ति का उदाहरण है ख्याति, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क आदि। और कृत्रिम संपत्तियां यानी गैर वास्तविक संपत्तियां जो हैं ये कृत्रिम संपत्तियों में ऐसे मुद्दे सम्मिलित होते हैं जो कि वास्तव में संपत्ति ही नहीं है बल्कि खर्चे या हानियां होती हैं, जिनके लाभ हानि खाते में उपलिखित नहीं किया गया है। प्रारंभिक व्यय, विशेष विज्ञापन अभियान पर खर्च, अंशों पर दिया गया बट्टा आदि जो है कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। ह्रास और प्रत्युजन की बात करें तो मूर्त संपत्तियां जो है ये स्थायी मूर्त संपत्तियों पर ह्रास लगाता है, वही अमूर्त संपत्तियां प्रत्युसर्जन शब्द का प्रमुख दीर्घकालीन अमूर्त संपत्तियों जैसे पट्टे की भूमि या पेटेंट्स, ख्याति आदि के मूल्य की कमी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वही कृत्रिम संपत्तियां व्यय हानि धीरे धीरे लाभ हानि खाते में अपलिखित किए जाते हैं। स्थायी बनाम पर परिवर्तनशील की बात करें तो मूर्त संपत्तियां स्थायी एवं चालू संपत्तियां हो सकती हैं। अमूर्त संपत्तियां सामान्यतः स्थायी परिसंपत्तियों यानी फिक्स्ड एसेट्स की श्रेणी में आती हैं। वही चूंकि जो कृत्रिम संपत्ति हैं इन मदों के शेष डेबिट पक्ष के होते हैं, अतः इनको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष से अलग दिखलाया जाता है। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष पर अलग से दिखाया जाता है कृत्रिम संपत्ति को। जमानत स्वरूप स्वीकृति की बात करें तो मूर्त संपत्ति जो है ये ऋणदाता ऋण की जमानत के लिए इन संपत्तियों को स्वीकार करता है, मूर्त संपत्तियों को। और अमूर्त संपत्ति में ऋणदाता सामान्यतः इन संपत्तियों को जमानत के स्वरूप स्वीकार नहीं करता है अमूर्त संपत्ति को। कृत्रिम संपत्ति में जमानत स्वरूप इन संपत्तियों को स्वीकृति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कृत्रिम संपत्ति वाले को। आग से हानि की जोखिम, मूर्त संपत्तियां आग के कारण क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, अमूर्त संपत्तियां आग के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती हैं और कृत्रिम संपत्ति क्षतिग्रस्त होने का इसका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। आगे हम जानेंगे क्षय संपत्तियां और काल्पनिक संपत्ति में क्या अंतर है। क्षय संपत्ति का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में प्राप्त संपत्तियां क्षय संपत्ति में शामिल होती हैं और नाम मात्र के खातों यानी नॉमिनल अकाउंट्स में बचा शेष स्थित विवरण में संपत्तियों वाले पक्ष में दिखलाए जाते हैं। गैर वास्तविक या काल्पनिक संपत्तियां कहलाती हैं। क्षय संपत्ति के उदाहरण हैं वन, खाने, तेल, कुएं इत्यादि। काल्पनिक संपत्ति के उदाहरण हैं एकत्रित हानियां, अपलिखित न किए गए व्यय या स्थगित आयगत व्यय। प्रकृति की बात करें तो क्षय संपत्ति जो है ये वास्तव में संपत्तियां ही होती हैं, जबकि काल्पनिक संपत्ति ये वास्तव में संपत्तियां नहीं होती। घिसावट की बात करें तो क्षय संपत्ति पर घिसावट की प्रक्रिया लागू होती है। जैसे जैसे भूमिगत वस्तु यानी मिट्टी, पत्थर, कोयला, लोहा, तेल इत्यादि को खोद करके निकाला जाता है, वैसे वैसे संपत्तियों का मूल्य कम होता जाता है। इसे डिप्लेशन कहते हैं। वहीं काल्पनिक संपत्ति पर घिसावट की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। इन्हें धीरे धीरे लाभ के विरुद्ध लिखा जाता है यानी राइटिंग ऑफ गेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हुआ क्षय संपत्ति और काल्पनिक संपत्ति में अंतर। आगे हम
अवक्षयण यानी हरास के बारे में जानेंगे। हरास क्या है? व्यवसाय में प्रयोग आने वाली प्रत्येक स्थायी संपत्ति का जीवन काल निश्चित होता है। स्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग करने से अथवा अन्य किसी कारण से उसके मूल्य या कार्य क्षमता में कमी हो जाती है और कुछ समय के बाद उसका मूल्य शून्य के बराबर रह जाता है। इसी निरंतर प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे लेखांकन का मूल्यह्रास कहते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है इस डेफिनेशन को आप देखिए। संपत्तियों के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शनह शनह और स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। ह्रास शब्द का आशय किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली उस हानि या कमी से है जो कि टूट फूट अप्रचल समय के व्यतीत होने अथवा बाजार मूल्य गिर जाने से होती है। ह्रास घिसावट को प्रभावित करने वाले कारण यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिशिएशन। तो ह्रास के मुख्य कारण हैं भौतिक विनिष्टता या विनाश यानी फिजिकल डिट्रियोरेशन। ये मुख्यतः घिसावट और प्रयोग से उत्पन्न होती है। जब मशीन काम में लाई जाती है तब कटाव, जंग, सड़न और हवा, वर्षा, धूप एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से मशीन में आने वाले दोषों से उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक कारण, इसमें उन कारणों का वर्णन किया जाता है जो कि मशीन को चलन से बाहर कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो। ये अप्रचलन और अपर्याप्त के कारण उत्पन्न होते हैं। अप्रचलन का अर्थ होता है संपत्ति के अप्रचलित तथा चलन से बाहर हो जाने से। एक पुरानी मशीन यद्यपि बहुत अच्छी दशा में है लेकिन किसी ऐसे नए मॉडल की मशीन आ जाने के कारण बेकार सी बन जाती है तो पुरानी मशीन की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन करती है। अपर्याप्तता किसी भी संपत्ति के समापन की ओर संकेत करती है जो कि फर्म के आकार और विकास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती है। समय तत्व यानी टाइम फैक्टर, कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनका वैधानिक जीवन एक नियत अवधि तक होती है, जैसे पट्टा, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आदि। इन संपत्तियों के उपयोग का प्रावधान ह्रास की अपेक्षा अपलेखन यानी एमोर्टिसेशन कहलाता है। दुर्घटना, किसी दुर्घटना से ग्रस्त होने पर संपत्ति के मूल्य में गिरावट आ सकती है। रिक्तीकरण, कुछ संपत्तियां नाशवान प्रकृति की होती हैं, संभवतः उनमें से निकाले गए कच्चे माल के निष्करण के कारण प्राकृतिक संसाधन जैसे खाने, खदानें तथा तेल कूप आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम प्रेषण एवं संयुक्त उपक्रम में क्या अंतर है तो उसके अंतर को हम जानेंगे। प्रेषण और संयुक्त उपक्रम के प्रेषण जो है, प्रेषण का अगर संबंध की बात करें तो प्रेषण प्रेषक एवं प्रेषणी के मध्य प्रधान एवं एजेंट का संबंध होता है। वहीं संयुक्त उपक्रम सभी साहसियों के संबंध साझेदारी की तरह होते हैं। स्वामित्व की बात करें तो प्रेषण प्रधान माल का स्वामी होता है, वहीं संयुक्त उपक्रम साहसी माल के स्वामी होते हैं। पूंजी की बात करें तो प्रेषण पूंजी प्रधान यानी प्रेषक ही लगाता है, जबकि संयुक्त उपक्रम प्रत्येक साहसी पूंजी लगाता है। संयुक्त उपक्रम में पूंजी प्रायः प्रत्येक साहसी पूंजी लगाता है। अधिनियम की बात करें तो प्रेषण जो है एजेंसी संबंधी नियम लागू करता है। प्रेषण एजेंसी संबंधी नियम लागू करते हैं, वहीं इसमें आपसी समझौते या साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। लाभ हानि का बंटवारा की बात करें तो प्रेषण एजेंट को लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है, वो केवल कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी होता है। वहीं संयुक्त साहसियों में लाभ या हानि का बंटवारा अनुबंधन के अनुसार होता है। दायित्व की बात करें तो प्रेषण में प्रधान एवं एजेंट के मध्य संबंध बना रहता है, क्योंकि प्रेषण की अवधि जो है वो दीर्घकालीन होती है। वहीं संयुक्त उपक्रम की बात करें तो संयुक्त साहस का कार्य समाप्त होते ही दायित्व समाप्त हो जाता है। विवरण योजना, इसमें एजेंट अपने प्रधान को विक्रय विवरण यानी अकाउंट सेल भेजता है प्रेषण में, और संयुक्त उपक्रम में सहसाहसी अपने लेन देनों की सूचना एक दूसरे को भेजते हैं। आगे हम जानेंगे साझेदारी का विघटन, समापन तथा साझेदारी फर्म का विघटन, समापन में क्या अंतर है। तो साझेदारी का विघटन और समापन है और इस साझेदारी फर्म का विघटन और
समापन है। तो किसी भी साझेदारी के फर्म से अलग हो जाने पर शेष साझेदार कारोबार चालू रखते हैं तो इसे साझेदारी का मापन कहते हैं। इसी प्रकार जब फर्म में किसी नए साझेदार को शामिल किया जाता है तब पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और नए एवं पुराने साझेदार मिलकर के एक पुनर्गठित फर्म के रूप में व्यापार चलाते हैं। और साझेदारी फर्म का विघटन में ये सभी साझेदारों के मध्य अंतिम रूप से साझेदारी समाप्त हो जाती है तो इसे फर्म का समापन कहते हैं। साझेदारी फर्म की संपत्ति कर जो है वो फर्म का संचालन बंद होना अनिवार्य है। साझेदारी की संपत्ति पर फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है और इसमें फर्म की समाप्ति होते ही साझेदारी का अंत हो जाता है। इसमें साझेदारी को संपत्ति होने पर सब साझेदारों के बीच में संबंध समाप्त नहीं होते हैं बल्कि संबंधों में परिवर्तन हो सकता है। वहीं फर्म के समापन पर होने पर समस्त साझेदारों के मध्य संबंध समाप्त हो जाते हैं। साझेदारी की समाप्ति पर अलग होने वाले साझेदार को फर्म की संपत्ति में से उसका हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है। वहीं फर्म के विघटन पर फर्म की समस्त संपत्तियों का बंटवारा हो जाता है। आगे हम जानेंगे पार्टनरशिप के बारे में यानी साझेदारी के बारे में। तो एकल व्यापारी अपनी सीमित पूंजी, अल्प कुशलता और अपूर्ण योग्यता के कारण व्यापार के विकास में आवश्यक योगदान देने में असमर्थ होता है। अतः व्यक्तिगत धन, प्रतिभा तथा योग्यता में संगठित करने की आवश्यकता हुई। अतः एक व्यक्ति ने अपनी कमी पूर्ण करने के निमित्त अन्य व्यक्तियों के सहयोग से व्यापार प्रारंभ किया और इस पर साझेदारी की उत्पत्ति हुई। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक जैसे व्यवसाय के लाभ को आपस में वितरित करने का करार किया हो, जो या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा सबके लिए परिचालित किया जाता है। इस परिभाषा में निम्नलिखित शब्द विचारणीय है। व्यक्तियों का अर्थ ये है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही हो सकती है। विधानतम इसमें व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंकिंग व्यवसाय में इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपसी संबंध, ये संबंध संविदा द्वारा स्थापित होता है। इस वाक्यांश के अनुसार साझेदारी संबंध स्थापित होने के लिए लिखित अथवा मौखिक करारनामा आवश्यक है। करारनामे के अभाव में पारंपरिक संबंध साझेदारी अधिनियम की धारा 12 से 17 में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। व्यवसाय, कोई भी कार्य जो लाभ के लिए निर्मित किया जाता है व्यवसाय कहलाता है और प्रत्येक वैध व्यवसाय साझेदारी के अंतर्गत किया जाता है। सभी द्वारा या फिर उनमें से एक के द्वारा, यानी फर्म के कार्य की देखभाल सब साझेदार मिलकर के कर सकते हैं। यदि समय का अवकाश नहीं है तो वो किसी एक या अधिक साझेदार को कार्यभार सौंप सकते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी स्थापित करते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। आगे हम साझेदारी के संबंध में आवश्यक तत्व को जानते हैं। आवश्यक तत्व है पूंजी। साझेदारी के संबंध में पूंजी जो है वो करारनामे में ये लिखना आवश्यक है कि प्रत्येक साझेदार के द्वारा व्यापार में पूंजी कितनी और किस रूप में लगाई जाएगी। कुछ साझेदारी नगद रुपया देने में असमर्थ होने या किसी कारणवश अपनी पूंजी भवन, माल, यंत्र, संयंत्र, ख्याति इत्यादि के रूप में देता है। लाभ हानि वितरण विधि ये शर्त की आधारशिला है और इसको अनेक विधियों से निश्चित किया जाता है। पूंजी पर ब्याज, करारनामे में ये लिखना आवश्यक है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं या किसी दर से। साझेदारी का वेतन, जब कोई साझेदार व्यापार के संचालन में भाग लेता है तो प्रायः सभी साझेदारों का मासिक अथवा वार्षिक वेतन उनकी योग्यता, कार्य अथवा पूंजी के आधार पर निश्चित कर दिया जाता है जिसे वे निजी व्यय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके वेतन को प्रबंध व्यय के रूप में लाभ से घटा देने से शुद्ध लाभ का अनुमान लग जाता है। अगला जो तत्व है वो है आहरण, यानी समय समय पर साझेदारों को जिनकी आय का कोई भी अन्य स्रोत नहीं है अपने निजी काम के लिए फर्म से रुपया लेना पड़ता है। आहरण पर ब्याज,
रुपया निकालने पर प्रतिबंध लगाने के लिए करारनामे में एक निश्चित दर के आहरण पर ब्याज लेने की शर्त लिख दी जाती है। पूंजी खाते करारनामे के अनुसार पूंजी खाते स्थायी अथवा परिवर्तनशील हो सकते हैं। स्थायी पूंजी खाते का अर्थ ये है कि पूंजी खाता सदैव उतना ही शेष दिखलाए जितना कि प्रारंभ में पूंजी लगी हो। ब्याज, वेतन, लाभ, हानि इत्यादि का लेखा इसी पूंजी खाते में न किया जाए, वरन उनके लिए प्रत्येक साझेदार के लिए एक पृथक चालू खाता रखा जाए। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक साझेदार 3 खाते रहेंगे। कौन कौन से खाते? पूंजी खाता, चालू खाता और आहरण खाता। प्राय साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ बांटने का करार करते हैं। ऐसी स्थिति में स्थायी पूंजी खाता उचित होता है। परिवर्तनशील पूंजी के अनुसार साझेदार के सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। इसका परिणाम ये खाता होता है कि पूंजी की रकम में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। फर्म का हिसाब किताब करारनामे में ये लिख दिया जाता है कि फर्म का हिसाब किताब किस प्रणाली के अनुसार रखा जाएगा। साझेदारों का दिवालिया हो जाना, यानी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि कोई भी साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी पूंजी की कमी जो है वो अन्य साझेदारों को पूरी करनी पड़ती है। इसलिए करारनामे में ये निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी की पूर्ति अन्य साझेदार पूंजी अथवा लाभ हानि वितरण के अनुपात में करेंगे। गार्नर बनाम मर्रे में दिए गए निर्णय के अनुसार खाता बनाने का करार हो तो करारनामे में उसका उल्लेख करना आवश्यक है। साझेदारों की अवधि कितनी अवधि होती है? साझेदारों की अवधि का उल्लेख करारनामे में लिखना आवश्यक होता है। ख्याति साझेदारी करारनामे में ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। साझेदारों की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करारनामे में सब लिखना आवश्यक होता है कि किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने के कारण उसके उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली रकम की गणना तथा भुगतान किस प्रकार किया जाए। साझेदार द्वारा फर्म को ऋण प्राय फर्म को पूंजी के अलावा अतिरिक्त रकम की आवश्यकता हो रहती है। वर्ष के कुछ विशिष्ट महीनों कुछ लाभप्रद अवसर आ जाने पर अथवा व्यापार का विकास करने के लिए अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति साझेदारों से अतिरिक्त पूंजी लेकर के की जाती है। तो इस वीडियो में मैंने पूरे अकाउंटिंग को जो है कंप्लीट कर दिया है करण चौधरी की बुक से, और ये आपके लिए यूज़फुल है वीडियो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।